खुला हुआ है। 485 से 500 रुपीज का प्राइस बैंड, और कुल मिलाकर इस आईपीओ के जरिए इस कंपनी की 1370 करोड़ रुपीस के आसपास मोबिलाइज करने की योजना। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। इस कंपनी की एमडी फराह मलिक और इस कंपनी के सीएफओ कौशल पारिक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। फराह है, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले, पहला स्टोर जो था मुंबई में 1955 में, और आज वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर्स के तौर पे है मेट्रो ब्रांड्स। ये जर्नी फराह शुरू कैसे हुई, ओवर द इयर्स कैसे पैन आउट हुई? तो एब्सोल्युटली राइट, 1955 में मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ये कंपनी शुरू किए थे। उन लोग सब दुकान के ऊपर रहते थे और मेरे डैडी 14 इयर्स जब भी थे तभी से शुरू किए काम करने के लिए कंपनी में, और वो टॉप मैनेजमेंट में शुरू किए जो कि माल्या में थे। और उसके बाद आज की तारीख में 598 स्टोर्स हो गए हैं। 4 ब्रांड हम लोग चलाते हैं, मेट्रो, मोची, क्रॉक्स और वॉकवे। हम 299 की जूते बेचते हैं वॉकवे में। उसको लेकर हम लोग 50,000 की भी जूते बेचते हैं, इटली के मोरेस्की ब्रांड की। वी आर प्रेजेंट अक्रॉस ऑल 4 एरियाज ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ और वेस्ट हमारे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। वी आर प्रेजेंट अक्रॉस मेट्रोज, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 2 और टियर 3 30% कंट्रीब्यूट करती है। तो ट्रूली आज की तारीख में हम एक पैन इंडिया स्पेशलिटी फुटवेयर रिटेलर बन चुके हैं। पहला 1955 पे स्टोर आया था, तो ये मेट्रो, क्योंकि मेट्रो से शुरुआत हुई थी इसीलिए मेट्रो नाम है, कोई और रीजन था? नहीं। हाँ। तभी सब जो जूते वाले थे, हाँ, वो सब सिनेमा के नाम से उन लोग दुकानें शुरू किए थे। तो हम भी मेट्रो सिनेमा के नाम से शुरू किए। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो चप्पल भी है ना, हाँ, वो भी पिक्चर के नाम से हम लोग नाम देते थे, चप्पल की भी नाम। ये इंटरेस्टिंग। तो सिनेमा घरों से इंस्पिरेशन होता था उस समय। मुझे लगा मुंबई मेट्रो सिटी थी शायद इसीलिए, पर वो मिथ था फिर मतलब। अच्छा, फुटवेयर रिटेलर फराह, आसान शब्दों में अब ये बिजनेस है क्या? आप अपने खुद के भी कुछ ब्रांड शायद उन आउटलेट्स पे बेचते हो, और थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उनके साथ भी करार करते हो, उनके प्रोडक्ट्स भी बेचते हो, ऐसा है ना? करेक्ट। तो 70% अपना इन हाउस ब्रांड है मेट्रो और मोची में, हाँ, और वॉकवे में, और 30% हम दूसरे ब्रांड्स बेचते हैं जैसे कि क्रॉक्स है, स्केचर्स है। तो वर्ल्ड के जितने भी मशहूर ब्रांड है वो बेचते हैं। हम लोग का एक ही मकसद है, क्या हम कस्टमर को बेस्ट कलेक्शन दे सके, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, छोटी ब्रांड हो या बड़ी ब्रांड हो। अगर हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर को वो चाहत है तो हम कैसे भी करके वो ट्राई करते हैं लाने के लिए। और ये जो ब्रांड है अभी हम लोग जो शुरू किए थे क्रॉक्स के साथ 2015 में, तो वो अपने ब्रांड नहीं थी, वो बाहर की ब्रांड थी, और हम लोग उनकी ईबीओ शुरू किए। इसी तरह हम लोग फिटफ्लॉप की भी शुरू किए हैं, जो कि हमने उसका एक्सक्लूसिव पार्टनर बन गए हैं इंडिया की। तो ये जो ब्रांड्स है जो बाहर से आते हैं, दे रियली थिंक वी आर अ प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस। क्योंकि अगर आप बोलो ईबीओ बोलो, मतलब एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट बोलो, या मल्टी ब्रांड आउटलेट बोलो, या फिर ई कॉमर्स बोलो, तो उनको एक प्लग एंड प्ले मॉडल मिल जाती है। और क्योंकि हम पैन इंडिया है तो उनको वो पूरा इंडिया की भी खबर मिल जाती है। तो ये एक नया जात का ग्रोथ हमारे कंपनी के लिए बन चुका है। अच्छा कौशल, हाय, तो ये अपने खुद के ब्रांड्स, दूसरे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, 70-30 मिक्स है। और मैं अज्यूमिंग आप जब अपने खुद के ब्रांड्स बेचते हो तो ज्यादा बेहतर मार्जिन कमांड करते होगे, तो इन दोनों की मार्जिन प्रोफाइलिंग कैसी है? और इसी के साथ एक और सवाल जोड़ता हूं मैं, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ऐसा नहीं होता कि मैं जिस ब्रांड का माल बेचना है मैं खरीद के बेचना शुरू कर दूं? ये कुछ अलग से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या फिर रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे होते हैं क्या? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपकी चैनल पे बुलाने के लिए। जैसे फारा ने बोला, जो हम लोग हमने जो क्रॉक्स और फिटफ्लॉप के साथ जो टाई अप किया है, हाँ, उनके मार्जिन हमारे जो मेन ब्रांड्स है मेट्रो, मोची, उनके मार्जिन से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। हाँ, दोनों मार्जिन एक दूसरे से बेंचमार्क कर सकते हैं। जो दूसरे ब्रांड्स हैं जो फारा ने बोला, जो 30% हमारे एनडीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके
इनके ग्रॉस मार्जिन लेवल्स पे मार्जिन थोड़े कम होते हैं, बट बहुत सारे वैसे कॉस्ट हैं जो हमें वो ब्रांड्स के लिए बेयर नहीं करने पड़ते। जैसे एग्जांपल के तरीके पे ये ब्रांड्स हमारे दुकान में डायरेक्टली माल सप्लाई करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमें नहीं आता है। इनके ब्रांड्स पे अगर कोई डिस्काउंट जाता है तो वो हम बेयर नहीं करते, वो हम उनको पास ऑन करते हैं। हम उनको पे तभी करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट्स का सेल होता है। तो ये जब फैक्टर सब एक साथ कंसीडर करते हैं तो जो बॉटम लाइन में जो फ्लो होता है, जो पैक मार्जिन फ्लो होता है, वो हमारे ओन ब्रांड्स एज वेल एज थर्ड पार्टी ब्रांड्स का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहता है। अच्छा फराह, पूरी तरह से डिपेंडेंट थर्ड पार्टीज पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की, यानी कि खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्शन नहीं, ये क्या दरअसल एक सोची समझी एसेट लाइट मॉडल स्ट्रैटेजी है? क्या ये पूरे आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स आप लोग करके रखते हो? तो आप एकदम सही बात बोले कि हमारी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है ना थर्ड पार्टी पे आधारित है। मगर इसका भी आप ऐसा सोचो कि हम 250 वेंडर के साथ काम करते हैं इंडिया में। वो कारीगर भी है और बड़ी फैक्ट्री भी है, और ये जो कारीगर के साथ जो बंधन है अपनी, वो ऑलमोस्ट 3 पीढ़ियां से जुड़े हुए हैं हम लोग इनके साथ। तो उनके मतलब कारखाना में भी हम लोग एक कंप्यूटर डाल देते ताकि दे कैन सी एग्जैक्टली उनका सेल्स जो है हमारे एक एक दुकान में उनको खबर मिल जाती है। मार्केट इंटेलिजेंस उनके पास जितना है उतना हमारे पास है। तो खास करके हम लोग उनको अपग्रेड भी किए हैं। मगर ये इतने सारे लोग के साथ काम करने का, जैसे मैं बोली ना, एक ही मकसद है, क्या मैं कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेस्ट जगह से लेके आ सकती हूँ। तो सोचो अगर कोल्हापुरी चप्पल है, अगर मुझे कोल्हापुर में वो बेस्ट मिलता है तो मेरे छोटे कारीगर के साथ जो 100 पैर बनाता है उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। और अगर मुझे कंफर्ट मेंस के कंफर्ट शूज चाहिए जो ब्राजील में बहुत अच्छे बनते हैं, जहाँ पे उन लोग मिलियन पेयर्स पर मंथ पर डे बनाते हैं, हम लोग उनके साथ भी काम करते हैं। तो ये जो निम्बल सप्लाई चेन जो है अपनी, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे जो फ्रेश सेल्स है ना, जो नॉन डिस्काउंटेड सेल्स जो बोलते हैं, वो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ओवरऑल सेल्स को। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस बिजनेस का था कि सारी रिटेलिंग कोको मॉडल के अंदर, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। ऐसा क्यों फरा? दूसरों पे भरोसा कम है क्या? तो बेसिकली इसके लिए है क्योंकि हमारी जो कस्टमर जर्नी है ना, हमें पूरा कंट्रोल करना है। वो तो फर्स्ट बात है, ताकि हम जो भी टच पॉइंट है उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। सेकेंडली जो है, और जो ये आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है, वो है ओमनी चैनल का जो प्ले। क्योंकि अगर वो स्टोर्स मेरे पास है तो पूरी इन्वेंट्री मुझे दिख के आ जाती है ओमनी चैनल के लिए। तो वी लाइट अप ऑल द स्टोर्स का जो इन्वेंट्री है, और हम लोग ई कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अपना जो ई कॉमर्स सेल्स है प्री कोविड में 1.5% था, अब जाके 12% पे पहुंच गया है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। उसमें से 25% अपना ओमनी चैनल सेल है, और ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ये डिस्काउंटेड सेल्स कभी नहीं होती है, ये फुल प्राइस सेल्स होती है, और कस्टमर को काफी अच्छा चॉइस मिल जाता है क्योंकि पूरे सब इन्वेंट्री दिखती है। अच्छा कौशल, ये FY21 के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यूज 37% गिरे, मार्जिन्स में करीब 600 बेसिस पॉइंट्स का एक नॉक ऑफ नजर आया। ये क्या प्योरली वो पैंडेमिक, वो लॉकडाउन, वो रिस्ट्रिक्शंस का असर था? एकदम सही बोला आपने। FY21 में ऑब्वियसली कोविड का सबसे ज्यादा मार रिटेलर्स को पड़ा है, बट अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखें, दो तीन फैक्टर्स बहुत यूनिक और एकदम हाईलाइट होते हैं। इवन FY21 जब कोविड का साल था, हमारी ग्रॉस मार्जिन रॉक सॉलिड थी, अराउंड 54.9% थे। तो नहीं, ये तो सच है, आपने प्रॉफिट्स भी क्लॉक कर रहे थे, वो सराहनीय है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आपके कई सारे पीयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनके तो लॉसेस भी आए। फिर मेरा सवाल थोड़ा अलग, अब ये गिरी थी रन रेट, इससे पहले थी 1200-1300 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज की। अब करंट स्थिति को देखते हुए कब तक उस रन रेट तक वापस आप लोग पहुंचते हुए नजर आओगे? आई एम श्योर आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करे होंगे। नहीं तो Q2 हमारे लिए ऑलरेडी प्री कोविड से 15% ज्यादा था, और अगर आप देखेंगे तो जुलाई महीना तो एक पूरा वॉश आउट था। तो अगस्त और सितंबर में जो हम ग्रोथ किए हैं ना, उसके वजह से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, और ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हुई है।
ये अब तक तो हमें वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस ईयर। तो इस साल को लेकर बुलिश, ठीक है। 1370 करोड़ रुपए फरा मोबिलाइज करने आ रहे हैं हम लोग। ओएफएस उसमें से 1070 करोड़ रुपए का, यानी कि ऑलमोस्ट 78% इश्यूएंस का ओएफएस है। वो भी लार्जली वो सब प्रोमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, क्यों? तो गो अहेड कौशल। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि राकेश झुनझुनवाला जी जिन्होंने हमारी कंपनी में 2007 में इन्वेस्ट किया था, वो ये ओएफएस में जरा भी कंट्रीब्यूट नहीं, एक भी शेयर नहीं ठीक बात, सो ही कंटिन्यूज टू होल्ड। उसके अलावा 1% होल्डिंग इज विद अदर एम्प्लॉइज एंड एसोसिएट। सो ये ओएफएस करने के बाद भी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप हमारे कंपनी में अराउंड 75% होल्डिंग कंटिन्यू करेंगे होल्ड करने के लिए। तो जब भी हम लोग राकेश झुनझुनवाला से भी जुड़ गए थे ना 2007 में, तभी भी हम लोग को कैश की जरूरत नहीं थी, पर एज अ फैमिली हम लोग को अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब वैल्यूज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो नहीं, राकेश झुनझुनवाला का भरोसा बना हुआ है, प्रमोटर्स रिड्यूस कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिए। तो 2008 में जब ये सब हुआ था, तभी हम लोग एक ईसॉप स्कीम शुरू किए थे हमारे एम्प्लॉइज की। और जैसे मैं बोल रही हूँ ना, हमारे एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी में। तो हमें और काफी उसमें से लोग अभी रिटायर भी हो गए। तो वी वांटेड टू एंश्योर कि जो वेल्थ है कंपनी में वो हमारे हर एक एम्प्लॉइज तक पहुंचे, और इसीलिए हमें मोनेटाइज करने गए हैं। अच्छा फरा, अभी तक ना एक चीज घूम रही, जाते आते एक सवाल, ये मेट्रो नाम आया क्योंकि उस टाइम पे ये बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस थे, सिनेमा घरों से, तो ये जो मेट्रो सिनेमास था वो क्या फैमिली बिजनेस में था क्या, इसीलिए मेट्रोज नाम लिया वो चुना? अनफॉर्चुनेटली नहीं था। चलिए फरा, कौशल, बेस्ट विशेस इस आईपीओ ऑफरिंग के लिए। अब जब सक्सेसफुल इश्यूएंस हो जाएगा, लिस्टिंग होगी, तब आप लोगों से वापस बातचीत और तब आगे के फाइनेंशियल्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए इस नोट पर एक बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।